कैसे हैं बेटा सब लोग? गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया। तो आरुष, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर आपके फर्स्ट टर्म भी सब्जेक्टिव हो रहा है तो इशू क्या है बेटा उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको कोई डायरेक्ट मेथड से तो क्वेश्चन सॉल्व कराया नहीं है बेटा, अपन सारे मेथड सॉल्व कर रहे हैं बेटा अपन। तो मोड में इसलिए मैंने आपको ग्रुपिंग मेथड करा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि कई स्कूल ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव पेपर कराएंगे बेटा, इसलिए मैंने ग्रुपिंग मेथड आपको करा दिया। भाई मोड में क्या करेंगे, जैसे ग्रुपिंग मेथड तो पूछ सकते हैं, पूछ लो क्या दिक्कत है, हमें आता है, हम कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने हाँ, आई एम फाइन बेटे, थैंक यू। सो बेसिकली बेटा हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर ही सॉल्व करना है, नहीं, हम दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा। उसकी मर्जी है वो सब्जेक्टिव पूछ ले, उसकी मर्जी है वो ऑब्जेक्टिव पूछ ले, हम दोनों तरीके से तैयार हैं बेटा। आर्यन सिंगल बेटा देखो, इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर 4, 5, 6 करवा देंगे बेटा। 1, 2, 3 तो हो ही गया था अपने बेटा, 4, 5, 6 करवा देंगे बेटा, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? लेकिन माइक्रो में बेटा बहुत टाइम से हमने कुछ नहीं पढ़ा। माइक्रो में हमने डिमांड तक पहले, इलास्टिसिटी डिमांड तक पहले ही पढ़ लिया था, और उसके बाद अपन ने सिर्फ उसका रिवीजन ही किया है, उसमें भी इलास्टिसिटी डिमांड का बाकी है। उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा वो अपने पेंडिंग चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक बार अपन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी देख लें बेटा, प्रोडक्शन को देख लें, कॉस्ट को देख लें एक बार। तो आर्यन बेटा देखिए, आप के स्कूल में एग्ज़ाम है, एग्री बेटा, लेकिन हमारे यहाँ पर बेटा बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग स्कूल से हैं बेटा, समझ रहे हैं बेटा बात मेरी? तो हमें अपने कोर्स को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है बेटा। वन टाइम कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन, अब मान लीजिए कोर्स कंप्लीट हो चुका होता और अभी रिवीजन चल रहा होता और आप कहते सर 4, 5, 6 रिवाइज करवा दो, वो आसान चीज़ है बेटा, चीज़ें आसान हो जाती है बेटा वहाँ पर। बाकी बेटा करना तो बेटा अपन को सब कुछ ही है, ऐसा तो नहीं कि अपन को 4 चैप्टर नहीं पढ़ना, 5th नहीं पढ़ना, 6th नहीं पढ़ना। लेकिन माइक्रो में बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि अपना बहुत टॉपिक जो है वो रुका हुआ है बेटा, और जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा वो, और वो अटके हुए हैं बेटा वहाँ पर। तो मैं सोच रहा था कि ये मेन मोड मीडियम तो लगभग अपना हो ही चुका है अपना, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद हम एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा वहाँ पर। तो प्रोडक्शन जो है बेटा वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद 4, 5, 6 में से आप अगर कोई एक टॉपिक बोलोगे कि सर अपन टेस्ट से पहले एक पूरा कर ले, अपन चाहे 4 या 5 या 6, तो वो मैं पूरा करवा दूंगा बेटा, कोई इशू नहीं है। बेटा ग्रुपिंग मेथड में सबसे बड़ी जो यूनिट होगी बेटा वही आपका मोड होगा बेटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है बेटा। ग्रुपिंग मेथड से हम उसको कंफर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी यूनिट है बेटा वही होगी बेटा नॉर्मली। केशव बेटा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक बार तो हो चुका है बेटा हमारा वैसे। हाँ, रिवीजन में जब मैंने दोबारा पढ़ाया तब मैंने नहीं करवाया उसको, तो वो हम करवा देंगे बेटा, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, जिन लोगों ने भी दोबारा लेट ज्वाइन किया था और अपन ने रिवाइज करवाया, जिनके लिए यूटिलिटी डिमांड अपन ने रिवाइज करवाया है, उनके लिए इलास्टिसिटी और डिमांड में रिवाइज करवा दूंगा बेटा, नो प्रॉब्लम। उसके लिए अपन संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे किसी दिन, और संडे को एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको बेटा 2 घंटे या 3 घंटे क्लास लेके इलास्टिसिटी डिमांड कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। तो आगे बढ़ा जाए बेटा। तो मीन मोड मीडियन तीनों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते क्या आप लोगों ने? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल स्नेह बेटा, एनालाइज तो करना ही पड़ेगा ना बेटा आपको, उसके लिए अलग से टेबल बनानी जरूरत नहीं है, आप लास्ट कॉलम में उसको एनालाइज कर सकते हैं बेटा। जैसे अपन ने लास्ट कॉलम में एनालाइज किया था ना, 1, 2, 3 कितना उसका
जो वेटेज है वो कितना आ रहा है बेटा, आप वो वहीं पे एनालाइज कर सकते हो, उसके लिए अलग से टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, नो। तो यहां पर आज 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे बेटा अपने प्रोडक्शन पर, क्योंकि इस चैप्टर में से तो क्वार्टाइल भी है, लेकिन क्वार्टाइल अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी है और वहां पर डिटेल्स हैं। तो क्वार्टाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा अपन, यानी कि इसके अगले चैप्टर में। केशव बेटा, अगर आपका जो पेपर है अगर वो ऑप्शनल है बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है बेटा, तो उसमें आपको ग्रुपिंग मेथड करने की जरूरत नहीं बेटा, नो, नहीं पूछेगा बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर पे, नहीं बेटा। आरुष बेटा, अभी कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा हम लोग। इस चैप्टर में ऐसे कुछ थ्योरी है नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा यहाँ पे। बिल्कुल बेटा, स्नेहा क्वार्टाइल के साथ ही हो जाएंगे बेटा वो, क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट है बेटा वो, तो एक साथ स्टार्ट होगा और एक साथ ही खत्म कर देंगे बेटा उसको। बिल्कुल आरुष बेटा, हो जाएगा क्वार्टाइल उससे पहले ही, चैप्टर 9 और 10 आ रहा है ना आपका, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, ध्यान देंगे बेटा सभी लोग। यहां पर आप देख रहे हैं कि टेबल आपके सामने है, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, 46 to 50, 41 to 45, 36 to 40, 31 to 35, 26 to 30, 21 to 25, 16 to 20, 11 to 15। इसमें फाइंड करना है आपको मीडियन। मीडियन का सिंपल सा रूल यह है कि बेटा सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। बिल्कुल बेटा, इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, इसके लिए आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर जो है इसका वो हो गया अपना 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45 एंड 46 to 50। सबसे पहले तो आप ये करेंगे बेटा, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी है 10, इसकी है 13, देन 26, 35, 22, 11 एंड 5। अगर मीडियन में आपको वो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो बेटा सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के साथ साथ आपको इसे इक्वल भी करना होगा बेटा, बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि एक बार जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो आप जानते बेटा, यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग में कैसे करेंगे, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना। 11 to 15 की फ्रीक्वेंसी 7 है तो 7 ही आएगी बेटा, 16 to 20 की 10 है तो बेटा फ्रीक्वेंसी 10 ही आएगी बेटा। आपको सिर्फ इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है बेटा उसकी, उसको मत चेंज कर देना कहीं, तो इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया आपने। 7 नहीं 5, 7, 10, 13 ऐसे, भैया ये मत कर देना आप, पता लगा कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुँच गया बेटा, फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ना बेटा आपने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसको इक्वल करने की बारी आ गई, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इक्वल कैसे करना है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंस कितना है बेटा इसमें 1, 15 to 16 डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का हाफ कितना होता है, हाफ, 1/2 क्या है 0.5। सो यहाँ पर 0.5 लेस करना है और यहाँ पर 0.5 ऐड करना है बेटा। यहाँ पर 0.5 लेस करेंगे तो 15.5 और ये 20.5, यहाँ पे लेस करेंगे तो 20.5, 25.5,
यहाँ लेस करेंगे तो 25.5 और यहाँ ऐड करेंगे तो 30.5। तो इसको इक्वल करेंगे आप पहले, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो जाएगा क्या सॉल्व बेटा? बिल्कुल मुकुल बेटा, स्टूडेंट्स के केस में इक्वल नहीं करना है बेटा, वो तो आप जानते हो बेटा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं बेटा, ये तो आप समझदार इंसान हो, आप जानते हो बेटा। ऐसी चीज जो डिवाइड नहीं हो सकती हो बेटा उसको मत कर देना बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसी का कोई डाउट? नहीं वंश बेटा, आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है और आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं किया तो बेटा नंबर नहीं मिलेंगे आपको, करना ही पड़ेगा बेटा आपको पहले। आशुतोष, एक सेकंड, नहीं, हाँ आर्यन जैन, आपका बेटा क्वेश्चन समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स यहाँ पे स्टूडेंट होता तो क्या होता? बेटा यही चीज़ का आंसर मैंने अभी दिया मुकुल को। अगर ये स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट होता बेटा तो इसको आप ये 10.5 और 11.5 नहीं कर सकते बेटा। वो चीज़ तो पहले ही क्लियर है बेटा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है नहीं बेटा। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो वो समझते हैं इस बात को, इसलिए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा। सो क्या आंसर आया बेटा इसका? निकाला मीडियन आप लोगों ने? सो मुकेश ने तो सॉल्व कर लिया है, बाकी सब देखते हैं क्या आंसर आता है, चेक आराम से कर लीजिए फटाफट से। अक्षय बेटा कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन स्टार्ट होगा बेटे। और मैं इस मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा बेटा, डोंट वरी। वन टाइम कंप्लीशन अपना इस मंथ में हो जाएगा बेटा। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी मुझे, लेकिन इस मंथ में कंप्लीट बेटा। यस हार्दिक बेटा, दोनों का। बेटा इसके बाद ना मैं माइक्रो स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 से, और आप ये मान के चलिए कि विद इन 10 डेज आपका जो माइक्रो का सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11।
हार्दिक बेटा मैंने मीडियन फाइंड करने के लिए कहा है, मीन नहीं बेटा। मैंने आपको मीडियन फाइंड करने के लिए कहा है, मीन नहीं। एक्स बार फाइंड नहीं करना है इसका, इसका मीडियन फाइंड करना है बेटा। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आंसर 31.71 भी आ रहा है, यहाँ पे आंसर 30.92 भी आ रहा है, कुछ और आंसर भी आ रहे हैं। थर्टी 1.92 भी आ रहा है। सो L1 क्या है बेटा इसमें सबका? अभी चेक कर लेते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है बेटा। L1 क्या था बेटा? L1 L1 था 30.5, ठीक है। N/2 कितना था? N/2 64.5। C कितना था इसका कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी? 56। फ्रिक्वेंसी कितनी थी इसकी? 35। और क्लास इंटरवल क्या था इसका? जब इक्वेशन सबकी सही है तो आंसर अलग कैसे आ रहे हैं भाई? जब सब कुछ ही सेम है तो फिर आंसर अलग क्यों है भाई? बताइए फटाफट। क्या ये आंसर आ रहा है क्या बेटा आपका? तो यहां पर मेरे पास कुछ और आंसर भी आ रहे थे। सही है, चले बढ़िया। मुकुल, अंजलि, स्नेहा, कार्तिक, सबका सही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा क्या? एनी प्रॉब्लम? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बेटा, वेजेस दी हुई हैं आपको और ये लेस देन है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 एंड लेस देन 80 है। सो लेस देन के केस में आप जानते हैं कि यहाँ पे लेस देन 10 है और उसके बाद लेस देन 20, यानी डिफरेंस जो होगा बेटा वो 10 का है। सो यहाँ पर जो रेंज बनेगी बेटा अपनी बनेगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70,
एंड 70 टू 80। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, याद है क्या बेटा? ये तो 15 सेम आ जाएगा। 35 माइनस 15, 60 माइनस 35, 84 माइनस 60, 96 माइनस 84, 127 माइनस 96, 198 माइनस 127 एंड 250 माइनस 198। ध्यान है क्या बेटा? कीजिए बेटा कंप्लीट फटाफट और बताइए क्या आंसर आया। तो अगर लेस देन वाले केस में क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ऐसे सॉल्व करना है बेटा आपको। बिल्कुल मीडियन निकालना है जयेश बेटा। बेटा पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लीजिए और सी एफ ऐसे फाइंड करना है जैसे अपन ने पहले की थी बेटा यहाँ पे। तो आर्यन जैन बेटा यहाँ पर ये 15 है और ये 35 माइनस 15 किया तो 20 आ गया बेटा आपका। देन 60 माइनस 35 किया तो आपने बेटा 25 आ गया आपका। ऐसे फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है और सी एफ आप वैसे फाइंड करेंगे जैसे आप करते हैं बेटा हमेशा से। ये आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी आंसर अलग अलग ही आ रहे हैं। 59.35, 53.87, वही हमेशा वाली कहानी चली आ रही है हमारे साथ। नहीं सेम। एक सेकंड। हाँ जी, वो आज इस सिस्टम पे है ना, आज इस सिस्टम पे बैठे हैं ना आज। वो सिस्टम में तो डाउनलोड थी, ये अभी जो भेजी है वो अगर स्टार्ट हुआ तो, अभी तो कुछ है नहीं, ऐसा स्टार्ट हुआ तो बुला लूँगा मैं आपको ना। फिफ्टी 59.3 आंसर आ रहा है बेटा इसका। अब जो आंसर मेरे पास आ रहे हैं वो 59.3 आ रहे हैं बेटा। सारुष एक बार चेक करना बेटा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके अंजलि, मुकुल, हार्दिक,
ठीक है, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है। किसी ने एक यूनिट आगे तक डिवाइड किया और किसी ने यहीं तक छोड़ दिया, दोनों में आंसर में सेम मार्क्स मिलेंगे बेटा, अलग अलग नहीं मिलेंगे, डोंट वरी। सो दोनों में जो मार्क्स मिलेंगे बेटा वो सेम है, अलग अलग नहीं। शैलजा बेटा एक बार आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बेटा। जयेश बेटा अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे ना, आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, और तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर नहीं करती बेटा वहाँ पे। हाँ 9-10 तक ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और उसको वैसे ही चेक किया जाता है, और वैसे जैसे जैसे आप थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे ना आगे, तब छोटी बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करेगी बेटा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें जितना ज़्यादा आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ये मैटर नहीं करेगा बेटा आपके लिए। तो आरुष का कह रहे हैं कि सर एक बार सॉल्व कर सकते हैं, एक बार क्या 2 बार कर सकते हैं बेटा, मना किसने किया बेटा आपको? फ्रीक्वेंसी पूरी बना ली क्या आरुष आपने? फ्रीक्वेंसी बना चुके हो बेटा पूरी, या फ्रीक्वेंसी में कोई इशू आया? CF में इशू आ रहा है। चलो पहले ये बताओ कि 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? जब आपने लेस किया 84 में से 60 तो क्या बचा बेटा? आरुष, और उस प्रॉब्लम आ रही है बेटा वो बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जाए ना। 96 - 84 बोलो बेटा। 96 - 84 ठीक है। 127 - 96 198 - 27 198 - 127 इधर मिस्टेक हो गई, आप सही कर लो बेटा उसको। 71 आना चाहिए, आपका कितना आ रहा है? 81। चलो बाकी ठीक है आरुष। चलो वो तो बेटा मिस्टेक है, आपने 27 ले लिया बेटा, तो वो तो मिस्टेक है बेटा, वो तो मिस्टेक है बेटा, उसका तो क्या ही किया जा सकता है बेटा। अब क्या आंसर आ रहा है सबका इसके बाद? क्योंकि CF तो बेटा आपके सामने दी हुई है बेटा, आपको यहाँ पे CF के लिए तो कोई इशू ही नहीं बेटा यहाँ पे। बिल्कुल आ रहे हैं बेटे, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, ये CF ही है बेटा ये।
तो और छोटा बाकी का सॉल्व हो जाएगा या कोई डाउट? आंसर कैसे निकालें? आदित्य पारेख, फॉर्मूला लगाओ बेटा। फॉर्मूला लगाइए बेटा, आंसर आ जाएगा बेटा। स्वादित्य, एनी डाउट? ठीक है आरुष बेटा, तो सिली मिस्टेक हो सकती है बेटा, हमें एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक नहीं हो। स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ्री के नंबर मिलते हैं बेटा। हम जो स्टैट्स पढ़ते हैं ना, तो स्टैट्स में बेटा फ्री के नंबर होते हैं बेटा। तो जहाँ पर इतनी मेहनत करनी नहीं है तो दिमाग क्यों लगाना बेटा? इतना आसान चीज़ है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए। और कैलकुलेशन मिस्टेक से नंबर करते हैं तो बेटा वो गलत है। लेकिन अगर पेपर देखो, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बेटर करेगी, क्योंकि वहाँ पे आंसर का ही नंबर मिल रहा है बेटा। सब्जेक्टिव में कैलकुलेशन मिस्टेक पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मेथड है तो मेथड के भी नंबर मिलते हैं बेटा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हर स्टेप पे नंबर मिलते हैं बेटा। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो हर स्टेप पे नंबर मिलेगा बेटा आपको। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो बेटा वहाँ पे तो आंसर का नंबर होता है, आपकी कैलकुलेशन गलत हुई और मामला साफ हो जाएगा बेटा। 59.3 आंसर है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वैशाली बेटा, इसका आंसर 59.3 राइट आंसर। अब क्लियर या किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और आपके सामने, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है बेटा। जैसे यहां पर ये गैप 5 है, यहां पर 10 है, यहां पर 20 है और यहां पे 30 है। यानी हर बार क्लास इंटरवल अलग है, 5, 10, 20, 30। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन इजीली जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व कर दीजिए बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, बस एक बात का ध्यान रखना कि ये जो आई है इंटरवल, ये आप उसी का लेना जो आपका L1 वाला है। अगर आपका L1 यहाँ पर आ रहा है तो डिफरेंस 10 है, अगर आपका L1 यहाँ पे आ रहा है तो आपका I 20 है। ये बात का ध्यान रखना है बेटा आपको। अगर L1 20 को लिया है आपने तो यहाँ पर I जो आएगा बेटा वो आपका 10 आएगा, लेकिन अगर इस ग्रुप में आ रहा है तो बेटा ये 20 होगा और इसमें आ रहा है तो 30 होगा। तो ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जिस ग्रुप से हमारा L1 आ रहा है उसका क्लास इंटरवल क्या है, हमें उसका ही क्लास इंटरवल यूज़ करना है। बाकी किसी का कम हो या ज़्यादा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा यहाँ पे। क्लियर? जरा सॉल्व करके बताइए फटाफट। और मुकेश का आंसर आ चुका है मेरे पास। जयेश का आंसर भी आ चुका है।
25.75। और मैं देख पा रहा हूं कि सभी का आंसर सेम आ रहा है। वंश बेटा, अगर ये क्वेश्चन मीन का होता तो बेटा हम इसको इक्वल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये हो सकता होता तो इक्वल जरूर करते बेटा इसको। लेकिन मीन में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता बेटा। कैसे आता? कुछ इस तरीके से। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन बेटा मीन का होता तो कुछ इस तरीके से होता बेटा। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा क्लास इंटरवल कौन सा है, वो 10 का है। तो ये जो 2 to 4 है इसको हम 0 to 10 बनाए थे बेटा हम। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इन सारी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देते हैं और इसको 0 to 10 का कॉलम बना देते बेटा अपन। तो 0 10 की फ्रीक्वेंसी हो जाती है बेटा आपकी 20। बाकी सेम है ही, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बाकी सेम चलता रहता है बेटा। तो उस केस में हम इसको इक्वल कर सकते हैं बेटा। इस केस में नहीं बेटा। इस केस में तो इक्वल करोगे तो क्या बनाओगे बेटा आप? इस केस में अगर इक्वल करेंगे तो बेटा मैक्सिमम जो है 30 है, तो 0 to 30 आप बना दोगे, 30 to 60 बना दोगे आप। फिर 60 to 70 को कहाँ ले जाओगे बेटा आप? क्योंकि ना तो इस कैटेगरी में आ सकता है ना वो इस कैटेगरी में आ सकता है, और लास्ट बेटा 70 to 100 है। तो बेटा कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, इक्वल पार्ट में आप उसको कर नहीं सकते बेटा आप। तो ये क्वेश्चन इक्वल में होगा ही नहीं बेटा यहाँ पर। बेटा मोड का भी एज इट इज सॉल्व हो जाता है बेटा। मेन कहानी मीन में है बेटा, मीडियन मोड में कोई कहानी नहीं बेटा यहाँ पे। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन मीन में आएगा ही नहीं वैशाली। बेटा ऐसा क्वेश्चन मीन में नहीं आएगा। मीन में तो वो आएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी, जो चेंज हो सकता हो, जिसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी बेटा वही चेंज कर सकते हैं ना। जिसको चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, चेंज कैसे कर दोगे बेटा आप? क्लियर? हाँ जी बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। उसमें हमें बाद में आगे सॉल्व करनी जरूरत नहीं है। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है बेटा वही वही वहाँ पर मोड माना जाएगा बेटा। बताता हूँ बेटा मैं आपको। वैशाली बेटा मीडियन और मोड में बिल्कुल आ सकता है बेटा, क्यों नहीं आ सकता? लेकिन वहाँ पर आपको उसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। जहाँ पर इक्वल हो सकता है, जो चीज़ हो सकती है बेटा वही पॉसिबल है। सपोज हमें ये दिया हुआ है 1 to 10, 11 to 20, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसे हमें इक्वल करना है।
तो इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे इसको, या फिर 0 दिया हुआ है आपको, 0 to 10 दिया हुआ है और ये 11 to 20 दिया हुआ है। अब इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें से आपको 0.5 लेस करना पड़ेगा, इसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर 0.5 जब अपन माइनस में जाएंगे, क्योंकि 0 में से अगर 0.5 लेस करेंगे तो -0.5 होगा, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि जो यूनिट दी हुई है वो नेगेटिव में जा भी सकती है कि नहीं जा सकती है। जैसे टेम्परेचर दिया हुआ है तो टेम्परेचर नेगेटिव में जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा नेगेटिव में नहीं जा सकते और पॉइंट में भी नहीं जा सकते। तो बेटा हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होता है बेटा। यहाँ पर एक ही मेथड लेके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, कि हमने एक चीज़ या एक कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया और हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं बेटा। हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा बेटा, और हर क्वेश्चन में जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो यहाँ पर आंसर मेरे पास आ रहे हैं कि मीडियन है इसका 19.25। ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेंगे बेटा। अभी मीडियन है 19.25। ठीक है, देखते हैं। मीन क्या आ रहा है और मोड क्या आ रहा है वो बता दो फटाफट से। तो अंजलि का कहना है कि मीडियन 29.25 है। ठीक है बेटा, 29.25। ओके, चेक कर लेते हैं बेटा। सो ये हो गया अपना n/2, यानी 70/2 इक्वल्स टू 35। सो 14 प्लस 35/20, 20 इंटू 7। सो ये हो गया 14 प्लस 15/20 इंटू 7, 21/4। सो 21/4 5.25। So 14 plus 5.25 is 19.25. सो अंजलि बेटा मीडियन 29.25 कैसे आया बेटा आपका? क्लियर अंजलि? चेक कर लीजिए बेटा कहाँ मिस्टेक किया आपने, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, चलिए सही कर लीजिए बेटा उसको। एक्स बार का आंसर क्या है बेटा? नहीं बेटा आरुष, 19.2 चल जाएगा बेटा, लेकिन 19 नहीं चलेगा बेटा। अगर 19.25 आंसर आ रहा है तो बेटा अगर आप 19.2 तक जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अप्रोक्स 19 लिख के आ जाएंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे बेटा? तो मीन का आंसर क्या है भैया? मीन तो हमारे स्टूडेंट्स का कहना है कि 18.9 आ रहा है भैया। 18.9 आ रहा है क्या मीन? सॉल्व कर रहे हैं अभी, कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।
अब यहाँ पर मीन 18.9 भी आ रहा है और 17.9 भी आ रहा है। बढ़िया भाई साहब। तो कुछ का मानना है 18.9 और कुछ का 17.9। वंश बेटा एक बार आप कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आंसर 18.9 आ रहे हैं बेटा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कीजिए बेटा। काफ़ी सारे आंसर 18.9 है। चलिए बहुत बढ़िया। मोड का आंसर क्या आ रहा है बेटा? मोड 19.6। क्या ये आ रहा है क्या मोड सबका? निकाल रहे हैं, आराम से निकाल लो बेटा, जल्दी क्या है। बिल्कुल आरुष बेटा, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो सबका अगर आंसर आ चुका तो एक बार जल्दी से फाइनलाइज कीजिए और कंप्लीट कीजिए बेटा इसको। ओके आरुष, हार्दिक, मुकुल, गुड। बहुत बढ़िया। अब आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आपने मेन के किए थे। लगभग जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा वो सब आपको सॉल्व करवाया जा चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा तो बेटा डाउट आपका नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अब हम माइक्रो को कंप्लीट करने जा रहे हैं वन टाइम। तो 1 to 6 हम पढ़ चुके हैं वन टाइम, और 7 to 11 हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। मैक्सिमम 10 डेज का टाइम मैंने आपसे कहा है, 10 डेज में हम कंप्लीट कर देंगे बेटा इसको। 7, 8, 9, 10, 11। हाँ वो समझ लो बेटा अंजलि। तो अंजलि बेटा ग्रुपिंग मेथड सॉल्व हो जाएगा बेटा ये। आरुष बेटा आपने कहा कि आपके बिल्कुल स्टेट्स में हो चुका है बेटा अपना। स्टेट्स में अपना 1, 2, 3, 9 और 10 हो चुका है बेटा। स्टे बेटा जो 12 और 13 है ना बेटा, वो 11 चैप्टर के बेस पे क्लियर हो जाते हैं बेटा वो।
इसलिए उसको अलग चैप्टर बना दिया गया है, लेकिन बेटा वो चैप्टर सेम ही है बेटा, एक ही कहानी है बेटा, रेवेन्यू मार्केट एक ही कहानी है बेटा। तो वो मैं आपको एक साथ ही पढ़ाऊंगा, एक ही, वो 11 12 13 पूरे एक साथ ही कवर हो जाएगा बेटा वो। आर्यन बेटा कंटिन्यूस सीरीज तो होती है जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिया होता है बेटा, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज। और ग्रुपिंग मेथड बेटा ये है जिसमें हम ग्रुप बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, जहाँ पे अपने पहले ग्रुप बनाए थे 2 2 देन 1 लेफ्ट 2 2 देन 3 3 1 लेफ्ट 3 3 एंड 2 लेफ्ट 3 3 मोड में, ठीक है बेटा। और योगेश यादव बेटा मेरा पूरा नाम पता नहीं है आपको, कैसे काम चलेगा फिर? तो योगेश यादव, मेरा नाम है शैलेंद्र खत्री। और बेटा इसमें L1 निकालने की जरूरत ही क्या है बेटा आपको? डिस्क्रीट सीरीज में जब आप मोड फाइंड करेंगे और आप ग्रुपिंग मेथड से निकाल रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला था अपना L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये बेटा खाली कंटिन्यूस सीरीज में काम आएगा बेटा, यहाँ काम नहीं आएगा बेटा। ये यहाँ पे तो खाली ग्रुपिंग मेथड से तो आपको सॉल्व करना है बेटा। आंचली बेटा ये आपने पूछा था, तो आंचली बेटा ग्रुपिंग मेथड तो आप कर लोगे, पूरा ग्रुप तो बना लोगे बेटा इनके। सो ग्रुप बनाने के बाद जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सपोज सबसे ज़्यादा वैल्यू 20 की आएगी, आप देख लेना वैसे आप, तो 20 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी तो z इक्वल्स टू 10, बस इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है बेटा आपको। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी बेटा वही z है आपका, दैट्स इट। तो जब आप इसको ग्रुपिंग मेथड सॉल्व करेंगे, पहले आप ग्रुप बनाएंगे 2 2 2 2 देन 1 लेफ्ट 2 2 देन 3 3, और जो फाइनल कंक्लूजन आएगा बेटा उसमें सबसे ज़्यादा बार 20 शो होगा, आप देख लो बेटा करके। और 20 का जो एक्स है बेटा वो कितना है 10, यहाँ पर बेटा वो फॉर्मूला लगाना आपको L1 वाला, ये फॉर्मूला बेटा आपको सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में लगाना है, ना इंडिविजुअल सीरीज में ना डिस्क्रीट में। हाँ बिल्कुल बेटा हो सकता है बेटा, आर्यन बेटा। इसलिए है बेटा स्टेट्स का टर्म 1 में सिलेबस में आपको बता दूंगा बेटा, जो मैं सिलेबस बताऊंगा वही आएगा बेटा, डोंट वरी। ओके स्नेहा, इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं आपके माइंड में? आपको जो होमवर्क दिया सुन लिया आप लोगों ने? तो इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे आज। तो अब जल्दी से माइक्रो को ख़त्म कीजिए बेटा, क्योंकि माइक्रो को ख़त्म करके और हमें इसको भी जल्दी से निपटाना है बेटा फटाफट, क्योंकि 1 टाइम सिलेबस हमें कंप्लीट करना है इसी मंथ में, इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हो सकता है कि संडे को मैं क्लास रखूँ बेटा आपकी। ठीक है बेटे? तो खाली एक मंथ का थोड़ा सा इशू है, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर तो रिवीजन है बेटा, आराम से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो जैसा कि मैंने कहा कि अब हम माइक्रो पे चल रहे हैं और माइक्रो की बुक फिनिश करके स्टेट्स पे आएंगे बेटा, और मैंने आपसे कहा 10 दिन 10 डेज में इसको कंप्लीट करना है बेटा आपने। हाँ 12 13 चैप्टर है बेटा।
देखो बेटा, अब जो चैप्टर स्टार्ट होंगे ना उसमें सबसे पहले बेटा प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन के बाद आएगा कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद आएगा मार्केट, एक सप्लाई और बचा है बेटा। तो चैप्टर जो है ना बेटा वो है आपके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8 और एक चैप्टर सप्लाई, बाकी सारा चैप्टर मार्केट है बेटा, ओनली मार्केट। मैक्सिमम 2 to 3 डेज में बेटा कंप्लीट है पूरा मार्केट। इसमें रेवेन्यू भी आ गया, इसमें मार्केट के जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है बेटा वो भी आ गया, सब कुछ इसमें आ जाएगा बेटा। बहुत इजी टॉपिक है, आसान। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ पर। चलिए बेटा, इलास्टिसिटी डिमांड मैंने कहा ना आपको अलग से करवा दूंगा बेटा, एक अलग से क्लास रखेंगे आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है, जिनका मैंने यूटिलिटी से लेके और डिमांड तक का कोर्स करवाया था, उनका इलास्टिसिटी डिमांड में करा दूंगा बेटा, ठीक है। और बेटा इसमें ग्राफ भी हैं, इसमें बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ है बेटा इसमें, प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, मार्केट में, बहुत सारे। तो आइए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन होता क्या है बेटा वो जानेंगे हम लोग। व्हाट इज प्रोडक्शन, क्या होता है बेटा प्रोडक्शन। एक काम करते हैं, चैप्टर को अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस चैप्टर की जो बेसिक्स है वो आपको बता देता हूँ आपको। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो चैप्टर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं बेटा वो क्लियर कर देता हूँ एक बार, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा, ठीक है। बेटा इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले यहां पर दो चीजें क्लियर करनी है हमें। यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक होगा शॉर्ट रन और एक होगा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4 इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा 4, और ये 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। शॉर्ट रन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और आप देख लेना आप सबके स्कूल में भी सब अलग अलग डेफिनेशंस आपको बताएंगे। मुद्दा यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया क्या। डेफिनेशन तो हम लोग रट लेते हैं, हमारी आदत है रटने की, हम रट लेंगे, साहब डेफिनेशन दे दी हमने रट ली। सो डेफिनेशन को रट लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा मेरी नजर में। मैं ये मानता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होना चाहिए बेटा। शॉर्ट रन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ना तो आप सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट यानी कि फिक्स रख सकते हैं, और ना ही सारे जो फैक्टर्स हैं आपके उनको आप चेंज कर सकते हैं। यानी आपके पास फिक्स फैक्टर भी होंगे और वेरिएबल फैक्टर भी होंगे। फिक्स फैक्टर वो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर वो जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर दोनों साथ में है आपके पास तो वो कंडीशन शॉर्ट रन है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंस्टीट्यूट है मित्तल कॉमर्स क्लासेस। 8 तारीख से तो आप आ ही रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग है फर्स्ट क्लास, बढ़िया शानदार से बनी हुई बिल्डिंग, 3 फ्लोर भी है, इस पे सारे फ्लोर अपने ही है। आज की डेट में अगर हमारे को रिसोर्सेज बढ़ाने हो तो हम फैकल्टीज बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सिस्टम लगा हुआ है, स्टूडियो बने हुए हैं, ये भी और बना सकते हैं। अगर हमें और कोई इक्विपमेंट चाहिए वो भी हम ला सकते हैं, लेकिन क्या हम इस जगह को बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है कि हम इस जगह को बढ़ा देंगे? तो जो ये बिल्डिंग है बेटा, ये हमारा फिक्स फैक्टर है कि वेरिएबल फैक्टर है?
ये हमारा फिक्स फैक्टर हो गया। और वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया? वेरिएबल फैक्टर हमारे पास हो गए फैकल्टीज, ये इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, ये सब हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर है। हाँ, आप लोगों का जवाब मेरे पास आ चुका है। आप कह रहे हैं कि हम एक फ्लोर बढ़ा सकते हैं। हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं बेटा। मान लो कुछ टाइम के लिए ही एक्स्ट्रा स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं, परमानेंट अगर आ रहे हो तब तो हम एक फ्लोर और क्या 2 फ्लोर ही बना देंगे। लेकिन सिर्फ 1-2 महीने के लिए जगह की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बेटा टाइम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे या एक फ्लोर बना देंगे? बोलिए। यही शॉर्ट रन है बेटा। ये जो स्वीट केटर्स होते हैं, हलवाई की दुकान होती है, मिठाई की दुकान होती है, जब दिवाली का टाइम आता है तो ये बाहर तक दुकान लगा लेते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या दुकान तक बाहर वैसे डोर भी लगाते हैं कि बाहर तक? नहीं ना। अगर पूरे साल ही फेस्टिवल आते हो तो क्या पूरे साल के लिए दुकानें बाहर नहीं निकाल देंगे अपनी? डेली कोई फेस्टिवल होता हो तो अगर लॉन्ग रन है कि ये चीज लॉन्ग रन तक चलने वाली है, तब तो हम सारे फैक्टर को वेरिएबल कर देंगे बेटा। लेकिन शॉर्ट रन में वी हैव सम फैक्टर्स कांस्टेंट एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। आ रही बात? शॉर्ट रन समझ में आ रहा है? शॉर्ट रन क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट रन? समझ में आ रहा है? सो शॉर्ट रन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारे पास फिक्स फैक्टर भी हैं और हमारे पास वेरिएबल फैक्टर भी हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा अलग अलग जगह पर? अब आप में से किसी के स्कूल में पढ़ाया जाएगा शॉर्ट रन इज ए कंडीशन ऑफ ए फर्म वेयर वन फैक्टर इज कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। पढ़ाएंगे। वन फैक्टर इज फिक्स्ड, अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल, पढ़ाएंगे। कुछ कहेंगे शॉर्ट रन इज ए कंडीशन ऑफ ए फर्म वेयर वन फैक्टर इज वेरिएबल, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, पढ़ा सकते हैं। कुछ कहेंगे वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड वन फैक्टर इज वेरिएबल, कह सकते हैं बेटा। कुछ कहेंगे सम फैक्टर्स आर कांस्टेंट, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, ये भी कह सकते हैं। लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या है? शॉर्ट रन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिक्स फैक्टर भी होंगे और वेरिएबल फैक्टर भी होंगे। कितने होंगे डजंट मैटर, मैटर नहीं कर रहा बेटा। कौन कह रहा है पूछने के लिए, बताने के लिए आपको कि बताओ कितने कितने फिक्स हैं, कितने वेरिएबल? पूछेगा। मुद्दा यह है कि शॉर्ट रन है क्या? शॉर्ट रन एक कंडीशन है जहां पर फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। हमारे पास फिक्स फैक्टर भी है और वेरिएबल फैक्टर भी है, दोनों अगर फैक्टर हमारे पास हैं तो वो शॉर्ट रन है। एंड लॉन्ग रन इज ए कंडीशन ऑफ ए फर्म वेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जहां पे सारे चेंज हो जाएंगे बेटा वो लॉन्ग रन है। मैंने कहा ना कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा होने वाला होगा, लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बैचेस आ रहे हैं, तो एक फ्लोर का 3 फ्लोर और खड़े कर देंगे बेटा। क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉब्लम क्या है बेटा? तो बेटा अपने आप को डेफिनेशन से मत बांधना कभी भी कि हमने अपने आप को डेफिनेशन से बांध दिया, नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। क्योंकि स्टेट्स आपके इतने काम आए या नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन माइक्रो आपके काम आएगी टिल एंड। माइक्रो और मैक्रो आप कुछ भी पढ़ेंगे आगे, कोई भी पढ़ाई आप करेंगे, CA, CS, MBA, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी बेटा, और यह हमेशा आपके साथ है। सो बेसिकली जैसे आप 12th में आए तो इको से स्टैट्स खत्म बेटा, उसके बाद कभी भी इको में स्टैट्स नहीं पढ़नी आपको, लेकिन माइक्रो आपको हमेशा पढ़नी है। तो माइक्रो के कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर कीजिए बेटा। मुकुल बेटा देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में माइक्रो इकोनॉमिक्स काम नहीं आती बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये आपकी जो रियल लाइफ है उसमें काम आएगी बेटा आपके, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रियल वर्ल्ड से जुड़े होते हैं बेटा। नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, सो वो चीज़ें हैं जो रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं बेटा। हालांकि प्रोडक्शन वाले में भी जो हम काम करने जा रहे हैं वो अगर देखा जाए तो नॉर्मली यही काम हर बिजनेसमैन कर रहा है। हमारा एक ही होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और आउटपुट को मैक्सिमाइज। क्या हमारा ये टारगेट नहीं है क्या? हर बिजनेसमैन क्या ये नहीं चाहता क्या कि कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो? चाहता है कि नहीं चाहता है?
कॉस्ट कम से कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यही तो चाहते हैं बेटा, और यही इस चैप्टर में हमें करना है बेटा। तो हमें एक तो पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन का, और एक पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन का। सो एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दो प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ने हैं। तो शॉर्ट रन आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट रन क्या है बेटा। इसलिए है बेटा लॉन्ग रन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सारे फैक्टर वेरिएबल है बेटा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो चार फैक्टर हैं, चारों वेरिएबल है, चारों को हम चेंज कर सकते हैं। एक चीज बताओ स्नेहा बेटा, मेरी बात सुनो। एक दूध बेचने वाला है, दूध बेचता है वो, और एक दिन मंथ में कोई एक दिन ऐसा है जिस दिन बहुत ज्यादा दूध की डिमांड होने वाली है। तो क्या एक दिन ज्यादा दूध बेचने के लिए वो क्या 10-20 भैंसे और खरीद लेगा क्या बेटा? लगता है आपको ऐसे? नहीं। लेकिन जिस एरिया में वो रहता है उसके आसपास कोई नई सोसाइटी डेवलप हो रही है जहां पर 1000-2000 लोग रहने के लिए आएंगे, और वो जानता है कि अब फ्यूचर में यहां पे परमानेंटली मिल्क की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो क्या उस केस में वो एक्स्ट्रा जो भैंसे हैं वो परचेस करेगा कि नहीं करेगा? दैट इज लॉन्ग रन बेटा, ये लॉन्ग रन है। अगर हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म तक कोई चीज होने वाली है तो हम अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं बेटा। शॉर्ट रन के लिए कौन करेगा बेटा? 2 दिन का फेस्टिवल आ गया तो उसके लिए कौन कौन परमानेंटली बेटा चीजों को चेंज करेगा बेटा? नहीं बेटा। सो ये डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। क्लियर बेटा? अब आते हैं बेटा हम प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन क्या है बेटा? बचपन से एक ही चीज पढ़ाई गई है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इज प्रोडक्शन। भाई साहब, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करना ही प्रोडक्शन है। शायद आपकी बुक में भी डेफिनेशन होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्री, मान लिया आपकी बात। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी भी चीज की यूटिलिटी को इंक्रीज करना प्रोडक्शन है बेटा। जब हम किसी भी चीज की यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हम उसको प्रोडक्शन कहते हैं बेटा। प्रोडक्शन में एक फर्स्ट लाइन कही जाती है, और लाइन कही जाती है मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। क्या हम मैटर क्रिएट कर सकते हैं क्या बेटा? मुकुल बेटा, मैटर क्रिएट करने का मतलब वो नहीं है कि मैंने पड़ोसी के घर पत्थर फेंक दिया और भाई लड़ाई हो गई साहब, मैंने मैटर क्रिएट कर दिया साहब, वो वाला मैटर नहीं बेटा। मैटर इन द सेंस कि आपने कोई चीज बनाई है विदाउट हेल्प ऑफ नेचर। क्या नेचर की हेल्प के बिना आप कुछ बना सकते हैं बेटा? कि हमने ये बना दिया विदाउट हेल्प ऑफ नेचर, हमने नेचर की हेल्प नहीं ली और हमने खुद बना दिया बेटा। सो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान ने बना दी, हमने बना दी विदाउट हेल्प ऑफ नेचर। सो बेटा प्रोडक्शन में ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ देखो अब क्या हुआ, जो जो नेचर ने हमें दिया हम उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करते गए। हमें लकड़ी मिली तो हमने फर्नीचर बना दिया, आयरन मिला तो मशीन्स बनाई। यानी जो चीज नेचर से मिलती गई हम उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करते गए, और इसी को नाम दिया हमने प्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मुकुल बेटा देखो ऐसा है कि इनडायरेक्टली बनाई तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसी से तो बनाई बेटा। आपने फर्नीचर बनाया तो लकड़ी से, लकड़ी कहाँ से आई? नेचर से। तो आप ऐसी कोई चीज बना सकते हो जिसमें आपने नेचर की हेल्प नहीं ली हो? क्या इंसान ऐसा कुछ बना सकता है इसमें नेचर की हेल्प ना हो? नेचर हमें चीजें देता गया, हम उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करते गए बेटा, और हो गया बेटा इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा प्रोडक्शन। और सेकंड थिंग कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं बेटा। हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है शॉर्ट रन का और एक पढ़ना है लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन में क्या होगा और लॉन्ग रन में क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं इन शॉर्ट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि अगर आप एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे तो प्रोडक्शन पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
और ये 100% फैक्ट है। बेटा हमारे पास एक मशीन है, ये फिक्स फैक्टर है, इसकी वर्किंग कैपेसिटी है 12 आवर्स, इतना ही काम कर सकती है मशीन। इसके साथ हमने एक लेबर अपॉइंट किया, मशीन एक ही है, एक लेबर अपॉइंट किया, और इस एक लेबर ने यहां पर टोटल 4 आवर्स काम किया और टोटल प्रोडक्शन जनरेट किया 10 यूनिट्स। मशीन की टोटल वर्किंग कैपेसिटी कितनी है? 12 आवर्स। हमने कितना यूटिलाइज किया बेटा? 4। तो मशीन की वर्किंग कैपेसिटी बची है कि खत्म हो गई बेटा? क्या वर्किंग कैपेसिटी बची है या खत्म? बची है वर्किंग कैपेसिटी कितना? 8 आवर्स। तो मशीन बेटा एक ही है, लेबर 2 हो गए बेटा। मशीन तो एक ही है, लेबर कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 2। टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए बेटा? 8। और 20 यूनिट्स का टोटल आउटपुट बेटा अपने पास। अब ये प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज होने की कोई वजह? क्योंकि आपने फिक्स फैक्टर को अभी तक फुल यूटिलाइज नहीं किया था, उसमें वर्किंग कैपेसिटी अभी बची हुई थी, तो आपने एक लेबर और लगाया तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। अब मशीन सेम ही है और अब हमने लेबर कर दिया बेटा 3। 4 + 4 + 4 12 आवर्स, और यहां पर बेटा प्रोड्यूस कर चुके हैं हम 30 यूनिट्स। अब मशीन की वर्किंग कैपेसिटी बची या खत्म? बचा है कुछ? खत्म, ओवर। अब अगर इस मशीन के साथ एक लेबर और अपॉइंट करेंगे तो क्या आउटपुट इंक्रीज होगा? क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होने की कोई पॉसिबिलिटी है यहां पे? एग्जैक्टली। और मशीन को ओवरलोड किया तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज भी हो सकता है बेटा। इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। इस केस में एक फैक्टर फिक्स है बेटा और एक वेरिएबल है। एक फिक्स के साथ वेरिएबल को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? सो बेसिकली पहले प्रोडक्शन जब तक आपने फिक्स फैक्टर को फुल यूटिलाइज नहीं किया तब तक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा और लास्ट में क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का। बेटा 30 का मतलब यहाँ पे टोटल 30 है बेटा, ये इससे ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ बेटा। एक एक्स्ट्रा लेबर लगा के भी हम 30 यूनिट ही बना पा रहे हैं जो हम पहले से बना रहे हैं, इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं बना बेटा वहाँ पे। सो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है बेटा, यानी इस 4th लेबर ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, ये कह रहा है बेटा यहाँ पे। ओके आर्यन, यहाँ पे लास्ट में 30 ये शो कर रहा है कि जो 30 पहले प्रोडक्शन हो रहा था वही प्रोडक्शन है अपने पास, एडिशनल प्रोडक्शन नहीं हुआ बेटा अपने पास। सो यही कॉन्सेप्ट है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का, कि आप एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे, एक को इंक्रीज करेंगे। सो एक को आपने कांस्टेंट रखा और एक को आपने इंक्रीज किया, तो प्रोडक्शन पर क्या इंपैक्ट है बेटा वो आपको शो करना है। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हम यही क्लियर करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट होंगे: टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन, टीपी एंड एमपी एंड एपी। सो टोटल प्रोडक्शन भी आएगा, मार्जिनल भी आएगा और एवरेज भी आएगा, लेकिन ये तीनों आएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। सो प्रोडक्शन का जो बेसिक हमने डिस्कस किया, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं जल्दी से। खुशजीत बेटा देखो ऐसा है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट फैक्टर है आपके पास, एक वेरिएबल है। हमने बेटा एक बस ले ली बेटा, बस एक है हमारे पास, ड्राइवर 20 है बेटा हमारे पास, ठीक है। 20 ड्राइवर हैं, बस एक ही है। पहले ड्राइवर ने बस स्टार्ट करी, जयपुर से दिल्ली ले गया बेटा। दूसरा ड्राइवर यहाँ पे रेडी बैठा था, वो उसको वापस जयपुर लेके आ गया बेटा। तीसरा ड्राइवर जयपुर पे रेडी बैठा था, वापस दिल्ली ले गया बेटा। चौथा ड्राइवर दिल्ली में बैठा था, वापस जयपुर ले आया विदाउट एनी ब्रेक, कोई स्टॉप नहीं लिया इन्होंने, स्टॉपेज नहीं है, गाड़ी बंद भी नहीं की इन्होंने, कंटिन्यू चल रहे हैं बेटा। फिर अगला वापस उसको दिल्ली ले गया, तो क्या अगला वापस जयपुर आ पाएगा क्या? गाड़ी का इंजन टायर सब फट के बाहर आ जाएंगे बेटा। एक फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल को इंक्रीज किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो बेटा कब तक करेगा? उसकी भी तो फिक्स की जो कैपेसिटी है वो तो फिक्स है ना बेटा। उससे ज़्यादा आप उसमें अगर लेबर अपॉइंट करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद जो मशीन है बेटा प्रोडक्शन करना बंद कर देगी बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
तो बस यही चीज़ है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक मशीन है जो आपके स्विच फैक्टर है, और आप अगर लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो बेटा रिजल्ट आपके सामने है। एक पॉइंट के बाद मशीन प्रोडक्शन करना बंद कर देगी बेटा। आर्यन जैन बेटा, मैंने क्या कहा बेटा, हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते बेटा, हम सिर्फ यूटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं बेटा। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना ये तो गलत डेफिनेशन होगी बेटा। इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ गुड्स चलेगा, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड ये भी चला लेंगे, वैसे चलना नहीं चाहिए लेकिन चला लेंगे, आपकी 11th क्लास में चला लेंगे, लेकिन जब आप सीए करने जाएंगे नहीं चलाऊंगा भैया, ये सब मैं नहीं चलाऊंगा और आईसीए भी नहीं चलाएगा। हाँ 11th में चला लो, 11th में चला सकते हो इस डेफिनेशन को, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। बेसिकली जो डेफिनेशन है, राइट डेफिनेशन है, वो है इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। चीजों की यूटिलिटी को बढ़ाना प्रोडक्शन है बेटा। ओके आर्यन, सो अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा अगले चैप्टर में स्टार्ट होगा प्रोडक्शन, और लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट भी होगा प्रोडक्शन का, तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बेटा।